जी नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं हंसता वसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के साथ। और आज बहुत ही अहम दो मौजू हैं पाकिस्तान के हिसाब से, और बड़ी खुशी की खबरें हैं। एक तो ये है कि जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल खातून जो जज साहिबा मुंतखब हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, आयशा मलिक साहिबा। और दूसरी खबर वो भी गर्मा गर्म बहुत बेहतरीन खबर है पाकिस्तान के लिए है। वो लेफ्टिनेंट जनरल जो बहुत ब्रेव खातून, बहादुर खातून निगार जौहर साहब के बारे में, जौहर साहिबा के बारे में बात करनी है। और हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे जर्मनी से मेहर साहब, जो सियासत पे गहरी नजर रखते हैं, और उनसे इस सारे मौजू के बारे में बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मेहर साहब। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास भी ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बड़ी जबरदस्त खुशी की खबरें आई हैं पाकिस्तान से, वरना तो हमेशा कोई ना कोई मायूस करने वाली खबरें आ जाती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो आयशा मलिक साहिबा की तैनाती की बहुत अच्छी खबर है, उसकी कुछ तफसीलात हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा प्लीज। ये पाकिस्तान के लिए पूरी वर्ल्ड में ये बहुत ही खुश आइंदा मतलब खबर है कि पहली दफा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में ये खातून जस्टिस मुकर्रम हुई हैं। और ये जस्टिस आयशा मलिक, जो मेरी मालूमात है, ये बलूचिस्तान की हैं। अच्छा। और इन्होंने जो वकालत शुरू की थी, वकालत से तरक्की करते करते जब ये हाई कोर्ट में पहुंची हैं, तो उसके बाद इनकी जो काबिलियत और ह्यूमन राइट्स और औरतों के लिए इनकी जो खिदमात हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। तो इसलिए उनकी तैनात जो थी, चीफ जस्टिस जो गुलजार साहब हैं, उन्होंने इनका नाम मुंतखब किया था। और उसके बाद जुडिशल जो काउंसिल है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया। और ये आज सदर पाकिस्तान ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल या परसों मेरी मालूमात के मुताबिक जो टीवी पे खबरें आ रही हैं वो हल्फ उठाएंगी। और ये पाकिस्तान के लिए और जनूबी एशिया में पाकिस्तान की जो ये कहा जाता है कि वहाँ पे औरतों को हकूक नहीं मिलते, ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग दलील है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में इस किस्म की बातें करते हैं कि जनाब से वहाँ पे जो औरतों के हकूक है उनको नहीं दिए जाते। और पाकिस्तान में पहले भी इसकी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन कुछ माशरा जो इस किस्म का मनफी हो चुका है, जिसकी वजह से मनफी जो असरात है वो ज्यादा फैलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की बल्कि इस्लामी ममालिक की पहली जो वजीर आजम थी वो बेनजीर भुट्टो थी। सही, बिल्कुल सियासत से हट के मैं बात कर रहा हूँ, सियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं खातून जो है उनके मौजू पर बात कर रहा हूँ। इस तरह पाकिस्तानी माशरे में जो खातून है उनको इस तरह इज्जत और डेजिग्नेशन, ओहदा, सारा कुछ मिला है उसकी काबिलियत, उनकी काबिलियत की बुनियाद पर। इसी तरह आयशा मलिक साहिबा जो है अब सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। और इनका जो इनकी जो इनकी उम्र है उस हिसाब से अगर आप किसी लायक से भी पूछें तो आपको पता चलेगा कि ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको सेहत वाली लंबी उम्र दे, ये चीफ जस्टिस के होते पर भी तैनात होगी अपनी नंबर पे। हाँ सही। या 2031 में इनका चांसेस है, 2031 में जब इनका वो चांस है कि वो चीफ जस्टिस बन सकती है। अल्लाह ताला इन्हें जिंदगी दे, सेहत दे, और सही तरह कौम और मुल्क की खिदमत करने की तौफीक दे। बिल्कुल बिल्कुल, वो 100% बनेगी, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से वो 31 में मुकम्मल तौर पर सीनियरिटी पे होंगी और वही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की होंगी। और इसलिए पाकिस्तान की जो लोग मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो औरतों को हकूक नहीं देना चाहते। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो मनफी बातें करते हैं। हमें अपने मुल्क में इस किस्म की मिसालें कायम करनी चाहिए कि जो काबिलियत लड़कियों में है और जो अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर हमें नजर आ रहा है, तो लड़कियां हर शोबे में ऊपर आ रही हैं। आप पंजाब यूनिवर्सिटी देख लें, कायद आजम यूनिवर्सिटी देख लें, या जो भी मेडिकल की कॉलेजेस वहाँ देख लें, यूनिवर्सिटी देख लें, नंबरों के लिहाज से जो फर्स्ट या दूसरी पोजीशन पर आ रही हैं वो लड़कियां ही आ रही हैं। इसलिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक है इस लिहाज से। और लड़कियों में जो फैसला करने की कुव्वत होती है, जिस तरह वो नंबर ज्यादा ले रही है, इस तरह फैसला करने की कुव्वत भी उनमें मर्दों की निस्बत पाकिस्तान में ज्यादा नजर आ रही है प्रैक्टिकली तौर पर। लेकिन थ्योरेटिकली ये है कि थ्योरेटिकली बातें तो बहुत होती है पाकिस्तान में कि जी हमारा माशरा मर्दों का है, ये है, वो कर देंगे।
لیکن جو عورتیں خدمات انجام دے رہی ہیں پاکستان میں، جو خاتون بریو خاتون، مثال کے طور پر آپ کو پاکستان میں پتہ ہے سی ایس جو لڑکیاں کرتی ہیں بعد میں جو بیوروکریٹ بھی بنتی ہیں، آپ دیکھیں وہ کئی ڈسٹرکٹ ہے ان کو سنبھالا ہوا ہے ڈپٹی کمشنر ایک بریو خاتون نے، وہ ڈپٹی کمشنر ہے. کئی ڈسٹرکٹ جو ہے وہاں کی جو خاتون ہے اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر، تو یہ پاکستان میں آج سے 20-30 سال پہلے نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی لڑکیاں بہت بریو بھی ہیں، بڑی انٹیلیجنٹ بھی ہیں، اور یونیورسٹی میں بھی ٹاپ کر رہی ہیں، اور ہر معاملے میں اسکالرشپ بھی لے رہی ہیں. صحیح، ٹھیک. جی ہاں. اچھا وہ پائلٹ بھی تو بنی تھی نا، وہ بھی پاکستانی بریو لڑکی تھی جو بعد میں میرا شہید ہو گئی تھی وہ. ہاں ان کا نام بھی عائشہ تھا عائشہ. میرا خیال ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا. تو وہ بالکل پائلٹ تھی پہلی، اور اس کے بعد بھی پائلٹ بنی ہے. ایک فائٹر مریم بھی تھی جو فائٹر تھی ان کی اپنا ایئر فورس میں. یہ بھی پاکستان دنیا کے چند ممالک ہیں جن کو یہ ایسے توفیق ملی، اس طرح پر بریو لڑکیاں اوپر آئی ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اور بھی بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، وہ پاک آرمی کی ہے. اچھا ہاں وہ پاک بھی آرمی کی بالکل بالکل پاک آرمی میں جس طرح ایک بڑا سسٹم ہے. پاکستان آرمی کو دنیا میں ایک منظم ادارہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت منظم ادارہ ہے، اور پاکستان کی عزت ہی پاکستان آرمی کی وجہ سے ہے. پوری دنیا میں پاکستان آرمی کی وجہ سے پاکستان کی بہت عزت ہے. کیونکہ اب جنرل بھی جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو مختلف عرب ممالک ان کی خدمات دیتے ہیں. پاکستان میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایئر فورس سے ریٹائرڈ افسر ہوتے ہیں تو عرب ممالک ان کو لے لیتے ہیں ٹریننگ دینے کے لیے اپنے پائلٹوں کی. تو یہ پاکستان میں کئی عرب ممالک کے لوگ بھی آتے ہیں مطلب ٹریننگ لینے کے لیے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان آرمی کا ایک بہت ہی اچھا ڈسپلن ہے. جیسے وہاں پہ ایک کیڈٹ بھرتی ہوتا ہے، کمیشن لیتا ہے، وہ ہزاروں میں ایک آدھا کیڈٹ بھرتی کیا جاتا ہے. اس کی کوالیفیکیشن، اس کا جسم، اس کی جسمانی ساخت، اس کے بعد وہ بھرتی ہوتا ہے. پھر وہ کیڈٹ آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے کیپٹن پہ جاتا ہے. کیپٹن کے بعد وہ ان کے مختلف قسم کے امتحانات ہوتے ہیں سخت قسم کے. پھر وہ سینکڑوں میں کیپٹن جا کے میجر بنتا ہے. پھر میجر کے امتحان ہوتے ہیں، پھر کئی سینکڑوں میں میجر سے پھر ایک جناب سے لیفٹیننٹ کرنل بنتا ہے. پھر لیفٹیننٹ کرنلوں کے جناب صاحب امتحانات ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ٹریننگز کے ان کے سبجیکٹ سارے دیکھے جاتے ہیں. پھر لیفٹیننٹ کرنل سے کرنل، پھر کرنل کے بعد بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. پھر اس کے بعد وہ جناب صاحب بریگیڈیئر، پھر بریگیڈیئر میں سینکڑوں بریگیڈیئرز میں پھر کوئی میجر جنرل بنتا ہے. پھر میجر جنرلز کے بعد کچھ مطلب درجنوں میجر جنرلز اور بعد ایک لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے. تو ماشاءاللہ ہماری پہلی خاتون بریو خاتون نگار جوہر صاحبہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر تعینات ہوئی ہیں. پاک فوج کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ایک خاتون کو یہ اعزاز دینے کے بعد پاک آرمی اور زیادہ دنیا میں ایک بہت ہی اچھی نظر سے دیکھی جائے گی. صحیح بات ہے. اچھا یہ لیفٹیننٹ جنرل جو ماشاءاللہ منتخب ہوئی ہیں بڑی بریو ہیں، اور فوج کی طرف سے تو تاریخ اس چیز کی گواہ ہمیشہ اچھی خبریں آتی ہیں، مثبت خبریں آتی ہیں، بہادری کی آتی ہیں، وہ ڈسپلن کی آتی ہیں. یہ ایک بہت پیاری بہت زبردست خبر آئی ہے جہاں پہ نگار جوہر صاحبہ کا جو ابھی انتخاب کیے گئے جو لیفٹیننٹ جنرل منتخب ہوئی ہیں. میرا ہندوستان میں بھی ابھی تک کوئی ایسی کوئی عورت نہیں کوئی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہ فائز ہوئی ہو. کوئی ایسا واقعہ سننے میں آتا ہے آپ کو؟ نہیں، چائنا میں بالکل ہے، لیکن اس طرح ان ممالک میں میرا خیال میں نے بھی نہیں سنا کہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پہنچی. لیکن پاکستان آرمی ان سے بہت زیادہ تربیت کے لحاظ سے، کوالٹی کے لحاظ سے بہت اوپر ہے ہمارے جنوبی ایشیا میں نا. تو پاکستان آرمی جو ہے آپ دیکھیں نا، انڈیا پاکستان کے مقابلے میں کتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے کہ ان کے ملک سے میرا خیال 8 پاکستان آبادی کے لحاظ سے نکل جائیں. لیکن پھر اس کے باوجود ان کے 300 چینلز پر آپ ڈسکس سنیں گے تو پاکستان آرمی کی سنتے ہوں گے. پاکستان کے اندر جو فیکٹریز ہے اسلحہ بنانے کی، وہ دیکھیں کس طرح دنیا میں اس کی نمائش ہوتی ہے اور پاکستانی اسلحے کو خریدا جاتا ہے. یہ جو دبئی میں ہر سال نمائش لگتی ہے، اسلحہ کی مختلف ممالک اپنے اسلحہ کی نمائش لگاتے ہیں، تو سب سے زیادہ پاکستان کی کوالٹی کے لحاظ سے اسلحہ جو ہے پاکستان کا بکتا ہے. ان کے فائٹر جہاز، ان کے ٹینک، ان کی توپیں، ان کی جو بھی اسلحہ پاکستان کا بکا جاتا ہے، پاکستان کا بکتا ہے. اور پاکستان کی فوج اس سے لحاظ سے بڑی انفرادیت ان میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی دیکھے نا، پاکستان میں زلزلہ آ رہا ہے، دوسرے اداروں سے نہیں کام ہو رہا تو پاکستان آرمی آ جاتی ہے. سیلاب آیا، دوسرے ادارے جب کامیاب نہیں ہوتے اس میں
संभालने के लिए भी फौज आती है। हत्ता कि डाकुओं को सिंध में नहीं संभाला जाता, वो रेल और अपना दूसरे इदारे नहीं संभाल सकते तो आर्मी आती है, वो संभालती है। बर्फ पड़ जाए तो आर्मी संभालती है। पाकिस्तान की कौन सी ऐसी आजमाइश जिसमें दूसरे इदारे सारे नाकाम होते हैं ताकि पाकिस्तान आर्मी उसको मतलब संभालती है। तो पाक आर्मी जिंदाबाद। पाक आर्मी की वजह से पाकिस्तान की, मैंने पहले भी बताया, दुनिया में इज्जत है। पाक आर्मी की वजह से आपको मैंने बताया कि पाक आर्मी के जनरल भी रिटायर होते हैं तो मुफ्त पाकिस्तान दुनिया की यूनिवर्सिटीज उनको दावत कर देती हैं कि प्लीज हमारी यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर आके दे दें ताकि हमारे मुल्क को कुछ फायदा हो जाए। तो ये पाकिस्तान के जनरल सारे इंशाल्लाह ताला दुनिया में हीरो की शक्ल इख्तियार करते हैं और दुनिया में इनको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ इज्जत दी जाती है। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये भी बताते चले नाज़रीन को कि जो एक वकील होते हैं, हमारे जो अच्छे वकील होते हैं, वो 15 साल की उनकी प्रैक्टिस हो तो वो मेरा वो जज वगैरह बन सकते हैं, इस तरह की है ना कोई सूरत हाल, या चीफ जस्टिस बन सकते हैं? देखें जी, पाकिस्तान में ये होता है जो तो बैरिस्टर है जी बैरिस्टर के लिए जो ज्यादा चांसेस होते हैं कि उन्होंने मतलब मुख्तलिफ स्टेट करके कोर्सेज करके इंग्लैंड वगैरह दूसरे मुल्कों में, तो वो और दूसरे वकीलों की निस्बत उनको ज्यादा उनकी डिग्री स्ट्रांग होती है और वो अगर उनकी मतलब सर्विस लंबी है तो उनको कुछ नरमी होती है जिसकी वजह से वो तरक्की करते ज्यादा ऊपर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सिस्टम कुछ सियासत का भी है, कुछ पॉलिटिक का भी है जो हम यहाँ पे बयान नहीं करना चाहते। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के वकला बड़े बड़े ज़हीन वकला भी हैं जो आस्ता आस्ता तरक्की करके जनाब सब जस्टिस बने हैं और फिर उसके बाद हाई कोर्ट के जस्टिस बने, जैसे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अतर साहब हैं। वो पहले वकालत करते थे, उससे पहले वो मेरा ख्याल कस्टम में थे, तो फिर उसके बाद उन्होंने उसमें CSS किया था मेरा ख्याल, तो वो कस्टम में गए थे पहले, उसके बाद फिर वो वकालत में आए। तो आज तरक्की करते करते माशाल्लाह बहुत ही अच्छे चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मनल्ला। और इसी तरह दूसरे जस्टिस हैं जो पहले वकला प्रैक्टिस करते रहे, वो उन्होंने तरक्कियां की हैं, जस्टिस बने हैं। और पाकिस्तान की जो जुडिशनरी है वो अल्लाह के फजल से इसमें बड़े अच्छे वकील भी हैं, बड़े अच्छे जज भी हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, जो छोटी अदालतें हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छे इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए और वाकई वो इंसाफ करने की कोशिश भी करते हैं। हमारा माशरा आस्ता आस्ता तरक्की की तरफ रवान हुआ है। सही, जज़ाकल्लाह। जैसा मेहर साहब ने बताया था कि ये जो इनका 2031 साल में वहाँ पे जाके इन्हें चीफ जस्टिस बनने का मौका भी मिल सकता है जो, और अगर 2031 में मौका मिलेगा तो जो साहब का दहाइयों में यही पता चला है कि जो रिटायर्ड जज वगैरह होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ये मौका मिल सकता है, या हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, चीफ जस्टिस बनने का मौका मिल सकता है। तो इस हिसाब से आयशा मलिक साहिबा को भी मौका मिल सकता है। तो ये अच्छी दो खबरें थी जो मेहर साहब के साथ हमने शेयर की, उन्हें अपने प्रोग्राम में मेहमान के तौर पे बुलाया और उनकी मेहरबानी कि वो उन्होंने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम हंसता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के प्रोग्राम में आए और लोगों को इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन दी। और यकीनन इनकी इंफॉर्मेशन की वजह से लोग बहुत महसूस होते हैं, लोगों को बहुत सारा मवाद मिलता है, हालात का पता चलता है और स्पेशल फ़ोन करके भी कुछ लोग बताते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आपका, बहुत दिलचस्प था, सुनने में बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इसमें मवाद था मौजूदा सूरत हाल का। तो बहुत शुक्रिया आपका मेहर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी चैनल अल्लाह के फजल से इंटरनेशनल लेवल पर अब देखा जा रहा है और मुझे इंडोनेशिया से 2 फोन आए थे, आपको सलाम कह रहे थे। अच्छा। और उसके बाद ये एक फोन मुझे रात को तकरीबन 2 बजे आ गया था। अच्छा। वो था मलेशिया से। अच्छा। और वो आपकी तारीफ कर रहे थे कि माशाल्लाह आप बड़ी रवानी के साथ सवालात और गुफ्तगू करते हैं, तो अल्लाह ताला आपका चैनल दिन रात तरक्की करे, तो हमारी दुआ है। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और इस तरह जुड़े रहें आपके अपने चैनल हंसता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।